कुछ दुर्लभ घटनाएं दशकों में एक बार होती हैं, कुछ सदियों में एक बार, कुछ हजारों या लाखों साल में एक बार। लेकिन इत्तेफाक से ऐसी ही दुर्लभ घटनाएं कभी कभी हमारे जीवन में घट जाती हैं, किस्मत से या बदकिस्मती से। बदकिस्मती से ना ही घटें तो अच्छा है। ये महामारियां हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, या फिर किसी इंसान के जीवन में घटी हुई कोई अनोखी अजीब घटना। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ दुर्लभ घटनाओं के बारे में जो जीवन में एक ही बार घट सकती हैं इत्तेफाक से। कॉमेट वेस्ट। ईयर 1976 में मार्च के महीने में देखे गए इस कॉमेट को एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड वेस्ट के नाम पर रखा गया, जिसका नाम कॉमेट वेस्ट था। ये एक काफ़ी अद्भुत और असाधारण घटना थी। इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड 5 के आसपास था, जो पृथ्वी से जुपिटर और वीनस से भी ज़्यादा चमकीला दिखाई दे रहा था। इसे आसमान में देखे गए 20वीं शताब्दी का सबसे चमकीला कॉमेट माना गया। लेकिन इस घटना की इससे भी बड़ी खासियत थी। इसके चक्कर लगाने में लगने वाले समय ने इसे अनोखी घटना बना दिया। कुछ कॉमेट इंसान के जीवन में एक ही बार दिखाई देते हैं, जैसे कि हैलीज कॉमेट, जो सूरज का चक्कर हर 76 सालों में एक बार लगाता है। पर कॉमेट वेस्ट सूरज का चक्कर हर 2,50,000 सालों में सिर्फ एक बार ही लगाता है। मार्च 1976 की सुबह ये कॉमेट आसमान में एक चमकती हुई सुंदर सी कलाकृति जैसा लग रहा था, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोगों ने ऑब्जर्व किया, जिसकी तस्वीरों को डेनिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड वेस्ट ने चिले की यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी से लिया। इस नज़ारे को सूरज ढलने के 10 मिनट पहले तक बिना किसी दूरबीन के देखा गया। इसको देखने वालों ने बताया कि ये कॉमेट फाउंटेन ऑफ लाइट जैसा दिखने में था, जो दिखने में बहुत ही मजबूत और एक चमकती हुई लंबी सी पूंछ के साथ था। पर मीडिया ने इसका कवरेज अच्छा नहीं दिया, जिससे बहुत से लोग इस दृश्य को नहीं देख पाए। पूरी दुनिया में 2 इंसान जो HIV वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। करीब 3,50,00,000 लोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी HIV वायरस से मारे जा चुके हैं और 10,10,000 लोग सिर्फ ईयर 2015 में ही मारे गए थे। करीब 3,60,00,000 लोग इस वायरस को लेकर पूरी दुनिया में जी रहे हैं। इस वायरस को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ईयर 1983 में खोजा था और हैरानी की बात है कि तब से लेकर आज तक सिर्फ 2 इंसान ही ऐसे हैं जो इस वायरस से प्रभावित होने के बावजूद एकदम ठीक हो चुके हैं। पहले व्यक्ति का नाम टिमोथी रे ब्राउन है, जो बर्लिन में पढ़ाई करते समय ईयर 1995 में HIV वायरस से डायग्नोस किए गए थे। इनका इलाज साल 2007 में शुरू किया गया था, जिसमें उनके एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था, जिस प्रोसीजर को हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इस प्रोसीजर से ल्यूकीमिया का इलाज किया जाता है और जिस डोनर से बोन मैरो लिया गया था उसके शरीर में एक किस्म का जेनेटिक म्यूटेशन था, जिसे CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन कहते हैं। टिमोथी HIV से पहले से ही ग्रस्त थे, पर उन्हें ईयर 2006 में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी हो गया था, जो एक तरह का कैंसर होता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट ने उन्हें HIV वायरस से मुक्त कर दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि टिमोथी ना ही सिर्फ HIV वायरस से मुक्त हुए, बल्कि उनका कैंसर भी जड़ से खत्म हो गया। इसके बाद हाल ही में इस साल 2020 में मार्च के महीने में 40 साल के एक दूसरे आदमी का नाम भी सामने आया, जिनका नाम एडम कैस्टिलेजो है। इन्हें लंदन पेशेंट का नाम दिया गया है। ये HIV से ईयर 2003 से ग्रसित थे और ईयर 2013 में हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की बीमारी का इलाज करा रहे थे, जिसमें स्टेम सेल के ट्रांसप्लांट की ही वजह से ठीक टिमोथी ब्राउन जैसी ही घटना इनके साथ घट गई और इनके डोनर के शरीर में भी जेनेटिक म्यूटेशन था, ठीक टिमोथी ब्राउन के डोनर की तरह, जिसमें डोनर की स्टेम सेल की 2 कॉपियां थीं, जिसका मतलब है कि जो वाइट ब्लड सेल्स शरीर में बन रही थीं उस पे HIV वायरस का कोई असर ही नहीं हो रहा था। हालांकि इस सफलता को हर HIV मरीज में कैसे दोहराया जा सके, इसके बारे में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, पर वो हर संभव कोशिश में लगे हैं, जिसमें जीन थेरेपी या किसी और मिलते जुलते तरीके से इस सबसे कठिन और ना ठीक होने वाली बीमारी को एक साधारण सी बीमारी में बदला जा सके। द कैरिंगटन इवेंट। कैरिंगटन घटना एक जियोमैग्नेटिक तूफान था, जो एक सोलर फ्लेयर की वजह से घटित हुआ था। ये ईयर 1859 1 सितंबर सुबह 11:23 की घटना है। इस फ्लेयर को रिचर्ड कैरिंगटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, जो इंग्लैंड की सुरे नाम की जगह में बनी एक प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी थी।
अगले दिन सुबह ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर से टकराने लगा, जिससे आसमान में सुबह की हल्की रोशनी में अरोराज नाम की रोशनियां दिखने लगीं। ये इतना शक्तिशाली स्टॉर्म था कि इससे बने अरोराज को 3 रातों तक लगातार देखा गया, ना ही सिर्फ नॉर्थ में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में। न्यूयॉर्क और न्यू ऑरलियंस के बीच बसे कई शहरों में। इसके बावजूद ये वहीं तक नहीं रुका बल्कि जमैका और क्यूबा देश में भी, यहाँ तक कि और भी कई देशों में इस नज़ारे को देखा गया। साउथ कोलंबिया में कई लोगों की नींद खुल गई जब उन्होंने रात के समय अल्फ़ाबेट लेटर एस के शेप की लाइट को चमकते हुए देखा। इसी तरह चाइना और जापान में गोल्डन कलर की आग की तरह जलते हुए अरोरा दिखाई दिए। लेकिन परेशान कर देने वाली बात तब हुई जब उस समय एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेलीग्राफ वायर्स में स्पार्किंग होने लगी और उसके बाद उनमें आग लगना शुरू हो गई। यहाँ तक कि पावर कट कर देने के बाद भी उनसे मैसेज आ और जा रहे थे, जिसका कारण इलेक्ट्रिकल करंट था जो इस घटना की वजह से वातावरण में पैदा हो गया था। हम हल्के फुल्के सोलर फ्लेयर्स को रोज़ ही ऑब्जर्व करते रहते हैं, पर कैरिंगटन इवेंट एक बहुत ही अनोखी और बड़ी घटना थी। आज तक का देखा गया सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर जो पृथ्वी से टकराया, कम से कम 500 साल में टकराने वाला सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर। अगर ऐसा ही सोलर फ्लेयर आज के समय हमारे ग्रह से टकरा जाए तो उस समय तो गिने चुने ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इससे पूरी दुनिया को 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, यानी 1 से 2 लाख करोड़ का। एक औरत पर गिरा उल्का पिंड। आज से करीब 66 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अल्बामा नाम के स्टेट में रहने वाली एन हॉजेस नाम की एक महिला अपने घर में दोपहर 2 बजे के करीब नींद की झपकी ले रही थी। ये घर अल्बामा के सिलकाउगा नाम के शहर में स्थित था। तभी कुछ देर बाद 2:46 पे एक सॉफ्ट बॉल जितना बड़ा पत्थर घर की छत को छेदता हुआ कमरे में रखे रेडियो से पहले टकराया, उसके बाद एन हॉजेस के शरीर से, जिससे एन के शरीर पर चोट का निशान भी बन गया। ये पत्थर असल में एक उल्का पिंड था जिसका वजन 3 किलो 800 ग्राम था। ये घटना ईयर 1954 30 नवंबर की है और ये दुनिया की पहली ऐसी घटना थी जिसमें कोई उल्का पिंड किसी इंसान से टकराया हो और उसे चोट लग गई हो। नहीं तो सारे उल्का पिंड आज तक समुद्र में या सुनसान इलाकों में ही गिरे हैं। एन हॉजेस उस समय 31 साल की थीं और जो पत्थर उन पर गिरा था वो असल में एक उल्का पिंड का टूटा हुआ टुकड़ा था जो एक बड़े उल्का पिंड के धरती पर गिरते समय उससे टूटकर अलग हो गया था। बड़ा वाला टुकड़ा जो एन हॉजेस के ऊपर नहीं गिरा था वो उनके घर से कुछ मील की दूरी पर जा गिरा था, जिसे स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है। साल 2017 में अपने पास रखे उल्कापिंड के एक 10.3 ग्राम के टुकड़े को हॉजेस ने $7,500 में नीलामी में बेच दिया। इस उल्कापिंड के गिरने वाले दिन ईस्टर्न अल्बामा के निवासियों ने आसमान में किसी तेज चमकीली चीज़ को देखा था। कुछ ने बताया कि ये चीज़ लाल रंग लिए हुए जल रही थी और कुछ ने बताया कि ये एक जलता हुआ सा पत्थर था जो अपने पीछे धुएं की पूंछ बनाता जा रहा था। इस घटना के बाद हॉजेस काफ़ी पॉपुलर हो गई थीं, लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे थे। इस पत्थर को लेकर उनके और मकान मालकिन के बीच काफ़ी विवाद भी हुए इस पत्थर को अपनी निजी संपत्ति घोषित करने के चक्कर में, पर कोर्ट में एन हॉजेस का ही इस पत्थर पर अधिकार माना गया। जब बियर की बाढ़ आ गई, लंदन की रशल स्ट्रीट नाम की सड़क के किनारे एक शराब की भट्टी हुआ करती थी जिसका नाम था हॉर्स शू ब्रीवरी। इस भट्टी में शराब की एक बहुत ऊंची टंकी हुआ करती थी जो 22 फीट ऊंची थी। इसमें शराब को फर्मेंट करके बनाया जाता था। साल 1814 17 अक्टूबर की बात है जब इस टंकी में ब्राउन पॉटर नाम की बियर को बनाया जा रहा था। इस टंकी को चारों तरफ लोहे के छल्लों से बांध कर रखा गया था, पर उस दिन किसी वजह से ये छल्ले ढीले पड़ के निकलना चालू हो गए और 1 घंटे बाद ये पूरा 22 फीट ऊंचा फर्मेंटेशन टैंक अचानक से फट गया। इस टंकी के फटने के बाद वहाँ पर बाकी रखी टंकियाँ भी धीमे धीमे फटने लगीं और ये इतना तेज प्रेशर बना चुकी थीं कि इमारत की ईंटें हवा में उड़ने लगीं, जिससे 6,10,000 लीटर बियर एक बाढ़ की तरह सड़क और गलियों में किसी समुद्र की लहर की तरह दौड़ने लगी। जिन लोगों ने इस नज़ारे को देखा था उन्होंने बताया कि ये लहर करीब 15 फीट ऊंची थी।
इस बाढ़ ने गहराई में बने तहखानों को डुबा दिया, 2 घरों को तबाह कर दिया और 8 लोग मारे गए। हर जगह सुनहरे रंग का ऊंचा झाग फैला हुआ था। 9 लोगों को अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई थी, जिन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग गए। इस शराब की भट्टी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पर इस घटना को एक संयोग मानकर केस बंद कर दिया गया। इसमें किसी को भी दोषी ठहराया नहीं जा सका। जिस साल गर्मी का मौसम ही नहीं आया, 1815 में इंडोनेशिया के माउंट टम्बोरा नाम के ज्वालामुखी में एक भयानक विस्फोट हुआ, जो इतिहास के सबसे बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस में से एक है। इस धमाके ने दसियों हजार लोगों को मार दिया, जो साउथ वेस्ट एशिया वाले हिस्से में रहते थे, और धुएं और राख से बने विशाल बादल को एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जमा दिया। ये बादल माइग्रेट करते करते लगभग पूरी दुनिया में छा गए, जिसने पूरी दुनिया के मौसम को बदल के रख दिया, और जिन जगहों पर गर्मी पड़ती थी वहाँ भी लोग ठंड महसूस करने लगे। इसने एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को 3 डिग्री कम कर दिया। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस धुएं ने सूरज की किरणों को ब्लॉक कर दिया था, जिस मौसम में आए बदलाव की वजह से इंडिया जैसे देशों में कहीं सूखा पड़ गया तो कहीं बाढ़ आ गई। इसने बे ऑफ बंगाल की इकोलॉजी को ही बदल के रख दिया, जिससे कॉलरा की एक नई स्ट्रेन की बीमारी फैलने लगी, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। यूरोप में डुबा देने वाली बारिश होना शुरू हो गई। साथ में इतनी तेज ठंड पड़ने लगी कि वहाँ का जीवन रुक सा गया। यूनाइटेड स्टेट्स में जून के महीने में भारी बर्फबारी की वजह से सारी फसलें नष्ट हो गईं और आर्थिक मंदी छा गई। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने इस घटना को 1816 फ्रोज टू डेथ का नाम दिया, पर इस घटना को बिना गर्मी का साल के नाम से जाना जाने लगा। एक आदमी पर गिरी 7 बार बिजली। शेननडोआ नेशनल पार्क रेंजर रॉय सुलिवन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है उन पर सबसे ज़्यादा आसमानी बिजली के गिरने की वजह से किसी भी दूसरे इंसान की तुलना में। ईयर 1942 से 1977 के बीच रॉय के ऊपर 7 बार बिजली गिरी, वो भी अलग अलग समय अलग अलग जगहों पर, लेकिन हर बार वो बच निकले, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया ह्यूमन लाइटनिंग रॉड। इन हादसों के बाद रॉय को लगने लगा कि कोई बुरी नज़र या शक्ति उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है या उन्हें जान से मारने पर तुली हुई है, जिसकी वजह से उनके मन में एक डर बैठ गया। 1976 में उनके ऊपर 6ठी बार बिजली गिरी थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वो भाग रहे थे और तूफान उनका पीछा कर रहा था, जैसे वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा रहा हो। 71 साल की उम्र में कुछ मानसिक परेशानियों की वजह से रॉय ने आत्महत्या कर ली, पर उनको हमेशा इनके साथ घटी घटनाओं की वजह से याद रखा जाएगा। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आप पर पूरी लाइफ में बिजली गिरने की संभावना 10,000 में 1 बार की होती है, लेकिन किसी पर 7 बार बिजली गिरने की संभावना लगभग असंभव ही है, और इसकी संभावना 1:10⁻28 है, जिसमें 1 के बाद 28 जीरो जोड़ दीजिए। सबसे पहले इन पर 1942 में बिजली गिरी, जब वो तूफान के समय पानी से बचने के लिए एक टावर के नीचे खड़े हो गए। दूसरी 1969 में, जब पेड़ों के एक झुंड पे बिजली गिरी और वो फैलते हुए रॉय के ट्रक की खिड़की से अंदर आ गई जिसे वो चला रहे थे। इसमें उनके सर के ज़्यादातर बाल जल गए थे। तीसरी 1970 में, जब बिजली एक ट्रांसफार्मर पर गिरी और उससे छटक कर अपने फ्रंट यार्ड में खड़े रॉय के कंधों में लग गई, जिसने उन्हें जला दिया। चौथी बार 1972 में, जब रॉय अपने रेंजर स्टेशन में काम कर रहे थे, बिजली स्टेशन के ऊपर गिरी, जिससे उनके बालों में फिर से आग लग गई। पांचवी बार 1973 में, जब एक तूफान से बचने के लिए रॉय ट्रक से भाग रहे थे, पर जैसे ही वो रुककर ट्रक से बाहर निकले उन पर बिजली गिर गई। उनके बाल फिर से जल गए, शरीर पर गंभीर चोटें भी आईं। इसके बावजूद वो रेंगते हुए ट्रक के अंदर गए और अपने पर पानी डालकर खुद को ठंडा किया। 6ठी बार के बारे में हमने पहले बात की थी, और 7वीं बार रॉय मछली पकड़ रहे थे जब बिजली उनके सर पर गिरी और उसने उनके सर से लेकर पेट तक का हिस्सा जला दिया था। इसके बावजूद बाद में वो एक भालू से लड़ पड़े जो उनकी पकड़ी हुई मछली खाने आ गया था। साल 1874, टिड्डों का साल। फसलों को नष्ट करने वाले टिड्डों का आतंक 19वीं सेंचुरी के अंत में अमेरिका के बॉर्डर पर बसे इलाकों में एक आम बात थी, पर साल 1857 में अमेरिका के चट्टानी और पहाड़ी इलाकों में टिड्डों ने ऐसा आतंक मचाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और आज तक ऐसा नज़ारा नहीं देखा गया।
हालांकि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान में 30 सालों का सबसे बड़ा लोकस्ट प्लेग देखा गया, पर यह सब भी इस घटना के आगे छोटी घटना थी। साल 1874 में ड्राई स्प्रिंग सीजन यानी सूखी बसंत ऋतु ने इन पहाड़ी इलाकों में एक परफेक्ट कंडीशन बना दी थी, जिससे अंडों से अरबों खरबों की संख्या में टिड्डियां अंडों से निकलने लगीं, जिन्होंने नेब्रास्का, कांसास, डकोटा और आयोवा के इलाकों को बुरी तरह से घेर लिया था, साथ में कुछ और राज्यों को भी। जिन लोगों ने इस घटना को देखा था उन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा टिड्डे हवा में झुंड बना के उड़ते थे कि उनका झुंड आसमान में बादल की तरह दिखाई देने लगा था। ये झुंड इतना घना होता था कि सूरज की रोशनी तक को ढक देता था कई घंटों तक के लिए। नीचे उतरने पर ये टिड्डे सारी फसल, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे खा डालते थे, यहाँ तक कि लोगों के सूखने के लिए टांगे गए कपड़े भी। ये मकानों और खिड़कियों से टकराते रहते थे, आसपास से गुजरने वाली ट्रेनों की खिड़कियों को ढक देते थे। इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे इनको किसी ने जानबूझकर सब कुछ खत्म कर डालने के लिए भेजा है। इन टिड्डों को कई लोगों ने आग से और गन पाउडर से जला के मारने की भी कोशिश की, पर ये इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। करोड़ों अरबों की फसल चौपट हो चुकी थी, जिस वजह से इस साल का नाम ईयर ऑफ द लोकस्ट रख दिया गया। इस घटना से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आर्मी को भी बुलाया गया, उनको ज़रूरत में आने वाली चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, पर सबको हार माननी पड़ी और यहाँ के निवासी इस जगह को छोड़कर ईस्ट की दिशा की तरफ चल पड़े। इन टिड्डों का आतंक इस इलाके में 20वीं सेंचुरी की शुरुआती दौर तक रहा। उसके बाद मौसम में आए बदलाव की वजह से ये पहाड़ी टिड्डे एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गए। आपस में टकराई दो गोलियां। ये तस्वीर एकदम से वायरल होने लगी, जिसमें एक गोली दूसरी गोली को पार करके अटक गई है। इस तस्वीर का टाइटल है दो गोलियां हवा में आपस में टकराईं। गोलियां आपस में टकराती हैं जब बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, जब गोलियों की बौछार दोनों तरफ से होने लगती है। ये वायरल फोटो जो आप देख रहे हैं, ये दोनों गोलियां हवा में नहीं टकराई थीं, बल्कि सिर्फ एक गोली को ही चलाया गया था, जो कहीं पर रखी हुई दूसरी गोली को चीरते हुए उसमें अटक गई है। ये रखी हुई गोली शायद किसी सैनिक की क्लिप में लगी हुई थी। इसका एक और एग्जाम्पल आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसमें एक जर्मन सैनिक की राइफल से निकली गोली ब्रिटिश सैनिक की क्लिप की कार्ट्रिज को भेदते हुए आर पार हो गई है। सिविल वॉर के दौरान ऐसी कुछ और भी गोलियां प्रदर्शनी में रखी गई हैं जो हवा में आपस में टकरा गई थीं। क्रीमियन वॉर के समय की भी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें गोलियां आपस में टकराई हुई देखी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ दो लोगों के हाथों एक दूसरे को मारने के लिए चलाई गई गोलियों का आपस में टकरा जाना बहुत ही दुर्लभ बात है, जिसकी संभावना कई करोड़ में एक बार ही हो सकती है। लेकिन ऐसी घटना सच में हुई थी, जब एक फ्रेंच और एक रशियन सैनिक ने एक दूसरे को मारने के लिए गोलियां चलाईं, पर वो आपस में ही हवा में लड़ गईं और एक दूसरे से चिपट गईं। ये घटना क्रीमियन वॉर की है, जो 150 साल पहले हुई थी।